आज हमारा टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो दिख रहा है आपको टॉपिक क्या दिख रहा है, ग्रेविटी ग्रेविटेशन रिलेटेड है। और अर्थ में हम लोग बात करेंगे। अगर ग्रेविटी की सिर्फ बात करते हैं तो हम लोग अर्थ की बात करते हैं और अर्थ के फिनोमेना के बारे में ही समझते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मून के बारे में हम लोग जान लेते हैं बाकी, क्योंकि हम लोग इस प्लानट पे हैं तो इसी प्लानट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखे हैं लिखा है सबसे पहला लाइन, बेसिक टर्म चलेंगे और हम लोग ग्रेविटेशन को देखेंगे। हड़ाना नहीं है, 2-3 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा आपको इसको खत्म करने में, बहुत अच्छे से खत्म करने में। ठीक है, 3 लेक्चर मुश्किल से, मतलब मैक्सिमम रहा। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मोस्ट बेसिक फोर्स इन द यूनिवर्स। ये ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है, बेसिक फोर्स कह सकते हैं, जिसको कि आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 8 में, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टेक्ट में आता है, बिना दो सरफेस के टच किए ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटी है। ठीक है, वो क्या है, आपका ग्रेविटी है। इट प्ले अ फंडामेंटल रोल नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट ऑल्सो इन द वे ऑब्जेक्ट बिहेव्स ऑन अर्थ। ठीक है, बिहेव्स ऑन अर्थ मतलब सोलर सिस्टम में तो ये बिहेव कर ही रहा है, ग्रेविटी वर्क कर ही रहा है। हमारे अर्थ पे किसका बिहेवियर कैसा होगा ये भी डिसाइड कौन करता है, इस ग्रेविटी के कारण ही डिसाइड होता है। इसके स्ट्रक्चर, इसके इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल वर्ड एक आएगा, आगे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगा, द नेचुरल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू हमारे और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है जो छोटे छोटे कह सकते हैं, तो वो हमेशा अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपने सेंटर की ओर खींचता है। क्या करता है, अपने सेंटर की ओर खींचता है। कीप्स द मून ऑर्बिटिंग, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ही जो अर्थ जो है, मून जो है, उस ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट होल्ड स्टार्स टुगेदर, स्टार्स आपस में, अर्थ नहीं, स्टार्स यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं आपस में होल्ड किए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो वो भी कारण एक दूसरे के ग्रेविटेशन के कारण। एंड बाइंड गैलेक्सीज टुगेदर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, प्रिवेंट प्लैनेट्स फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है अट्रैक्शन और रिपल्सन, या कह सकते हैं कि जो पूरा हमारा गैलेक्सी है वो अट्रैक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है और ये उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, या अभी तक हमारा गैलेक्सी कह सकते हैं कि बैलेंस है, तो वो ग्रेविटी के कारण ही है। ठीक है, हम लोग इस ग्रेविटी को पढ़ते कहाँ, तो अर्थ वाले ग्रेविटी को पढ़ते हैं और अदर प्लैनेट की ग्रेविटी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग चांद पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हम लोग मून का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, उसी को कहते हैं, उस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आपका मीडियम कैसा है, इस पे इसके अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब निस्वार्थ अट्रैक्शन, निस्वार्थ प्यार, मतलब भगवान और भक्त के बीच में अगर कोई प्रेम आ रहा है, आप भगवान भक्त कैसा भी हो, भगवान उनको उसके प्रार्थना को स्वीकार करते भी हों, आप जितना लालच से बोले कि भगवान हमारा एग्ज़ाम में, साइंस के पेपर में जो है ना, हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, साइंस के पेपर में हमारा 60 से ज़्यादा नंबर आ जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। या कोई पढ़ने वाला बच्चा बोला कि भगवान हमारा देखिएगा पेपर अच्छा चल जाए, उसका भी सुनते हैं, और जो लड्डू चढ़ा रहा है उसका भी सुनते हैं। चढ़ाता नहीं है भले, अलग बात है, एग्ज़ाम आने के बाद, न भगवान को न टीचर को। ठीक है, लेकिन हम लोग करते ज़रूर हैं। तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल है, अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो एग्जाम्पल है कि इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट्स फॉल डाउन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जब हम गिराते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, और इसी नीचे आने के चक्कर में तो पूरा फिजिक्स हो गया। न्यूटन्स जो ग्रेविटी जो उन्होंने दिया था, ग्रेविटी का जो दिया था, एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, अब उनके माथा में खुराफात के नीचे ही क्यों आया, तो यहीं से सारा फिजिक्स का आपका डेवलप कर गया। ठीक है, तो लिखा है कि इफ अगर आ रहा है, किसी कारण आ रहा है, तो वो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। इफ़ अ बॉडी इज डाउन अप थ्रो अपवर्ड, इट रीच अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। हम किसी भी पत्थर को फेंक रहे हैं तो वो कुछ हाइट तक तो जाता है, लेकिन फिर से नीचे आता है। आप पेड़ को भी देखेंगे कि पेड़, ट्रीज, जितने भी ट्री है ना, लॉन्गर ट्री, शॉर्टर श्रब्स और हर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं,
लॉन्गर ट्रीज तो स्टार्टिंग में उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एक सर्टेन हाइट पे आने के बाद 20, 40, 50 फीट आने के बाद उसका ऊपर का जो हाइट का जो रेट है ना, ग्रोथ का जो रेट है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू लेटरल सरफेस जो उससे नीचे में 10 फीट पे है, 15 फीट पे है। तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका ग्रेविटी से आप दूर जाएंगे तो खींचता है अट्रैक्शन, तो आपका ग्रोथ जो है ना कम रहता है। ये देखा गया है, आप देखेंगे ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस। ऐसा कोई भी पेड़ आप नहीं देखेंगे कि बढ़ते बढ़ते आसमान में चला गया है, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्शन ही है, अट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं है। अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून। आउटर मतलब अर्थ जो है, अर्थ पे जो अट्रैक्शन है वो तो हमको दिख ही रहा है, मतलब हमारे और उस दीवार के बीच में भी, जो पीछे हमारा दीवार है उसके बीच में भी अट्रैक्शन है। तो हम लोग एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत कम है। हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्या है? बहुत कम है। अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, मतलब ये पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से जो है ना वो अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जांपल रहा आपका यहाँ पे। तब आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाता है। द यूनिवर्स लिखा है यहाँ पे, व्हेन नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस, अगर एयर रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल माने, ओ सॉरी कहाँ चला गया, ज़्यादा ऊपर चला गया। यूनिवर्सल लॉ, the universal law of gravitation state that every object in the universe attract each other object with a force which is directly proportional to product of masses, इसके मास। तो मान लीजिए कि एक है m1 और एक है मास m2, ठीक है, दो मास है, तो इनके प्रोडक्ट, तो मतलब जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। चलिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मान लेते हैं एक ये है आपका m1 और ये है आपका m2, इनके बीच का सेंटर से सेंटर, यहाँ से एकदम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है d। तो फोर्स जो है मास के क्या है? प्रोडक्ट के बराबर, और आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों को जब हम लोग साथ में लेंगे तो ये आपको m1 m2/d² दिख जाएगा। और जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा m1 m2/d²। ये जो कांस्टेंट g है ये क्या है आपका? कांस्टेंट, और इसी को ही हम लोग कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डिपेंड करते हैं कैपिटल G से, ठीक है, या कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहीं पे कह दीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट की बात करें, इसके अगर वैल्यू की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ जी, तो ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग फिर से इस फॉर्मूले को लिखें तो जी m1 m2/d², ठीक है। अब हम लोग अगर g को यहाँ पहले कर ले और सबको इधर लेके जाएं तो इंटू d², अपॉन क्या है m1 इंटू m2। अब अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का तो क्या होता है? न्यूटन होता है, और अगर फोर्स की बात करें तो ये आता है m इंटू ए से, मतलब kg। ये क्या है? मास, ये मीटर मत समझिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन, पहले तो न्यूटन लिखिए, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर, अपॉन मास के लिए यहाँ पे kg और यहाँ भी kg। अब न्यूटन की जगह पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूटन में लेते हैं। इसी न्यूटन की जगह पे अगर हम लोग kg इंटू मीटर कर दें, और पहले से मीटर स्क्वायर है तो नीचे में kg इंटू kg और इंटू ये क्या आएगा? ये सेकेंड स्क्वायर आएगा, रखेंगे ना पूरा, ठीक है। तो ये अब देखिए 1 kg से 1 kg कट गया, ये मीटर जो है ना, तब यहाँ से जो यूनिट आएगा आपका
जी का, वो क्या आएगा, तो केजी इनवर्स मीटर क्यूब और सेकेंड इनवर्स 2। तो ये जी का जो है ना आपका क्या आ गया, एसआई यूनिट आ गया। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, रटने का जरूरत नहीं है, इसका पूछेगा नहीं, अब पूछेगा तो उसका वैल्यू देगा आपको निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा, आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको अर्थ का मास दिया रहेगा और बॉडी का मास दिया रहेगा। सबका मास को अगर आप लोग रख दें तो यहाँ से जी का वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू इसका वेरी कर सकता है आपके, वो मास, एक तो अर्थ का मास है, कांस्टेंट है कि अर्थ का जो मास है वो, और प्लस जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके मास पे। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ है, इस पे अगर आप रख देंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब है किससे, तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो उसके लिए समझिएगा। द स्ट्रेंथ आगे है आपका यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, हाउ बिग ऑब्जेक्ट्स आर, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाउ मच मास दे हैव, और कितना वो बड़ा के साथ साथ कितना मास उसके पास है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है तो मास ज़्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे रुई, आप 1 kg रुई तो 1 गुणा में आ जाएगा, लेकिन 1 kg अगर आप आटा या चीनी की बात करें तो एक छोटे से प्लास्टिक में आता है, थैली में आता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। एंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट दे आर, और कितना दूर है, समझिएगा। आपको मान लेते हैं समोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, समोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके घर के नीचे दुकान है तो आप डेली खाएंगे, हो सकता है दिन में 4 बार खाएंगे। लेकिन आपका समोसा का वही समोसा का दुकान आपके घर से 500 मीटर की दूरी पे है, तो डेली एक दिन जाएंगे तो खा के आएंगे। वही समोसा का दुकान आपके 1 किलोमीटर दूर हो, मतलब और कहीं नहीं हो, वही समोसा का दुकान 1 किलोमीटर दूर हो, समोसा मिलेगा तो वहीं मिलेगा, आप 4-5 दिन पे एक बार जाएंगे। वही अगर समोसा का दुकान मान लेते हैं आपके शहर से बाहर हो तो महीने में एक बार जाएंगे। मतलब डिस्टेंस भी मायने रखता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा आपका अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल, ठीक है, तब एक टर्म आता है आपका यहाँ पे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, हाँ, तो अपार्ट, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग फार्मूला में तो कर ही चुके हैं ना, ये फार्मूला में तो यहाँ पे हम लोग देख ही चुके, तो अलग से देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे अलग से देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ही कहीं कहीं आपको डिस्टेंस की जगह पे आर लिखा रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें कि इस एफ की जगह पे जी m1 m2 बटा कहीं कहीं देखेंगे आर स्क्वायर लिखा रहेगा। तो ये आर कब लिखा रहेगा कि अगर ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है और ये जो आदमी है वो कहाँ पे है, उसके पेरीमीटर पे है, तो सेंटर से इस पेरीमीटर के डिस्टेंस को क्या कहेंगे आप, रेडियस कहेंगे ना, रेडियस कहेंगे। तो ये डिस्टेंस, तो उसको आर। तो आपका जो ये हम लोग जो आर यूज करते हैं वो एक फिक्स, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं। हम यही कहते हैं एक जनरल फार्मूला, और बाकी तो फार्मूला है ही, एक जनरल फार्मूला आपके हमेशा माइंड में रहना चाहिए। तो ये फार्मूला आप याद इसी को रखिएगा, ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। यहाँ से डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जिसमें अट्रैक्शन हो रहा है। और ये क्या हो गया, तो ये अर्थ के सरफेस पे जो है ना, अर्थ के सरफेस पे जब बॉडी है तो वो कितना दूर है, रेडियस के बराबर है, क्योंकि सेंटर पे वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, आर का स्क्वायर लेते हैं। तब आ जाइए आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्री फॉल क्या है, तो विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर फ्री फॉलिंग। अगर छत से गिर रहे हैं, 10 फ्लोर का है, वहाँ से गिर रहे हैं, तो एयर रेसिस्टेंस को हम लोग मतलब मान के चले कि एयर है ही नहीं, वैक्यूम नहीं मानना है, एयर नहीं है मतलब वैक्यूम नहीं मानना है, अर्थ पे ही है, एयर मतलब रुका हुआ है, हवा रुका हुआ है। अब गिरेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे, क्योंकि कोई फोर्स हमको रोकने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एक्सेलरेट डिफरेंटली, स्टोन वर्सेस फेदर, ठीक है। आप पत्थर को गिराइए, आप फेदर पंख को गिराइएगा, एक पक्षी है उसका पंख को गिराइए, तो दोनों क्या सेम टाइम पे पहुंचेगा, नहीं भाई, आप वैक्यूम में नहीं काम कर रहे हैं। ये क्यों आप समझते हैं कि अगर कोई दो वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएगा सेम टाइम पे पहुंचेगा, ऐसा कैसे, ग्रेविटी वर्क कर रहा है ना, तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जिसका मास ज़्यादा हो जल्दी पहले गिर जाएगा। आप ऊपर से पत्थर से गिराइए,
वैक्यूम वाला चीज़ हम कहाँ से कहाँ घुसेड़ते हैं, इसीलिए हमारा क्या है ना कन्फ्यूजन आता है। इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़िए और समझिए इस ग्रेविटेशन में कि फ्री फॉल हो रहा है तो हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ पे गिर रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके मास पर डिपेंड करेगा। स्टोन को गिराइए और एक पंख को गिराइए तो क्या सेम टाइम पे पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। आप पत्थर गिराइए, पत्थर आसानी जल्दी गिर जाएगा और वो ऐसे ऐसे लहराते 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 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ से एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आती है जिसका हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले न्यूमेरिकल की चल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ जी m1 m2 बटा क्या है आपका आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिखिए, आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब देखिए ये फोर्स लग रहा है हम लोगों के बीच में, हमारे बीच में, हमारा बॉडी जो है अगर अर्थ पे है तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? अगर अर्थ सरफेस पे है तो हमारा फोर्स क्या होता है? हमारा मास इनटू हमारा क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन। सपोज अगर लीनियर वेलोसिटी में है तो अगर लीनियर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। मतलब हम लोग जो वजन लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, वो जो वेट मास नहीं कह रहे हैं। यही तो हम लोग गलती करते हैं। हम लोग जाते हैं वेइंग मशीन पे और खड़े होते हैं, अब बोलते हैं भैया बताइए हमारा मास कितना है। अब वो भी आसानी से बताता है, हाँ भैया आप 70 kg के हैं। वो मास नहीं है आपका, वो वेट है। वेट क्या होता है? आपके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे वो कैलकुलेट किया। तो मतलब 70 kg जो है, 70 kg जो आपको वो बोल रहा है वो 70 kg नहीं है, वो 70 न्यूटन है। अब उसको आपको केजी में करना है तो ग्रेविटी से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, तब आपका मास निकलेगा। तो हम लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, समझते कुछ और है, इसलिए याद हम लोग कुछ रहता है तो एग्जामिनेशन में आंसर भी हम लोग कुछ और दे के आते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं और बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम लोग फोर्स लगाए वो क्या लगाए? m इंटू जी। m1 मास हम लोग का, m अर्थ को मान लीजिए कैपिटल M से, और हमारा जो मास है वो स्मॉल, और बटा आर स्क्वायर। हम लोग अर्थ के कहाँ हैं? अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे खड़े हैं। हमारा जो मास है वो m है और इसका मास क्या है? कैपिटल M है। और यहाँ से इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? r हो गया। तब जो है ये जो मास है यहाँ से m से m ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से जो g बचेगा वो gm बटा क्या बचेगा? आर स्क्वायर, gm बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये आया ग्रेविटी। अब अगर आपको कैपिटल जी का वैल्यू पता है 9 पॉइंट समथिंग जो होता है वो नहीं 1.1 ऐसा करके कुछ होता है, देख लेंगे। ठीक है, ये जो आपका जो वैल्यू है, ठीक है, जी का अगर आपको पता है और अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहेंगे सर तो कैसे पता? चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है? तो यहाँ से अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहें तो G इक्वल टू GM बटा आर स्क्वायर। अभी हम लोग कैपिटल G का हम लोग अभी यूनिट निकाले हैं। क्या निकाले हैं? तो यहाँ पे जो यूनिट था kg इनवर्स और मीटर। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, तो मीटर क्यूब बटा kg इंटू सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो g के बदले में हम लोग मीटर क्यूब बटा kg इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे ये अर्थ का मास है तो ये क्या हो जाएगा? kg अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। अब ये तो आप कट कर दीजिए यहाँ से, इससे और ये कट गया। ठीक है, तब अब अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब अगर काटेंगे तो ये मीटर स्क्वायर से यहाँ से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या बचा आपका? क्या बचा? तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 ऐसे लिखिए। ये दोनों आपका बराबर है। समझ में आया? और इसी का वैल्यू होता है 9.8। इसी को हम लोग रफ में हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 भी लेके बनाते हैं, 10 भी लेकर बनाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब है
वहीं पे लिखा हुआ है वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डी इज इक्वल टू रेडियस अर्थ रेडियस, इसको हम लोग आर ले लेते हैं। हम लोग पहले बता चुके हैं क्यों हम लोग आर लेते हैं और बुक में आपको क्यों दिया रहता है आर। तब हम लोग आएंगे मास और वेट पे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक जो आपका है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। अब यूनिट कैसे निकलता है ये बताए हैं, तो दोनों के इस डेरिवेशन को याद रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।